जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इससे पहले मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी कम्प्लीटली डिस्कस कर रखा है इन डिटेल, दैट इज ऑल्सो इन 4 पार्ट्स। एंड इस 4 पार्ट्स को देखने के लिए तुम्हें चैनल के मेन पेज पे जाना होगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन को एक्सेस करना होगा। वहाँ पे सबसे पहले तुम्हें दिखेगा क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर वाइज इन डिटेल वीडियो लेक्चर्स। वहाँ पे जाके तुम लोगों को सारे पार्ट्स मिल जाएंगे एंड तुम लोग इजीली उन सभी पार्ट्स को, वहाँ पे मैंने पीपीटी को लेकर अच्छे से इन डिटेल सभी चीज़ों को समझाया है। ठीक है, आज के इस सेशन में लेट मी टेल यू, हम पूरे चैप्टर को इन शॉर्ट कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 40 to 50 मिनट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर की बात करें, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हम चैप्टर के मीनिंग को समझें कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। तो जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो द वे वी अंडरस्टैंड, वी परसीव इज ऑल कम्स अंडर योर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले कि हम कैसे एक दूसरे से अलग है इन द वे वी परसीव, थिंक एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो आई होप चैप्टर का 50% तभी कवर हो जाता है जब तुम चैप्टर के हेडिंग को समझ लो। सो हेडिंग, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन, यहाँ पे तुम्हें वही चीजें बताई हुई हैं कि भाई हम अगर देखें तो हम एक दूसरे से अलग है। जैसे मैं अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से, अपने रिलेटिव से बहुत ज्यादा अलग हूँ। एंड ये जो डिफरेंसेस है हम लोगों के बीच में, कैसे हैं हम लोग अलग तरीके से चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, राइट। हमारे परफॉर्मेंसेस डिफरेंट होते हैं, राइट। सो ये एज अ होल हम इन सभी चीजों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, जो कि हम नोटिस करेंगे हर जगह, अपने हर वॉक ऑफ लाइफ पे हम देखेंगे डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो सेम मूवी हो सकता है कि मेरी बहन को या मेरे भाई को ना पसंद आए, राइट। सो हम एक ही हैं, राइट। हमारी जीन्स डेफिनेटली एक है, हम एक ही हमारी जीन्स डेफिनेटली एक है, बट हमारी लाइकिंग्स, हमारी डिसलाइकिंग्स, हमारी चॉइसेस सब अलग अलग होती है, राइट। even though we are siblings and even though you are twin, this happens, right? सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम इस चैप्टर में एज अ होल डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एक दूसरे से हम अलग किस पैरामीटर से हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है, एंड इंटेलिजेंस के मैटर पे हम लोग कैसे एक दूसरे से अलग है। ठीक है, हम हमारे आइडियाज अलग होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट अलग होता है, तो कैसे ये सारी फैक्टर्स जो है वो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। And now we'll be starting with our first topic, that is individual differences in human functioning. ठीक है, ये हम लोग एक दूसरे से अलग अलग कैसे है, या यूं कहो क्यों है। वेरिएशंस की बात करें अगर हम, सो वेरिएशंस हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे नेचर में बहुत तरीके के फ्लावर्स होते हैं, बहुत तरीके के एनिमल्स होते हैं, राइट। एक तरीके का कुछ नहीं होता, राइट। इवन हमारी भी बात करो तो हम सभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। एंड ये जो वैरायटी है ना कहीं ये हमारे नेचर को बहुत ज्यादा सुंदर बनाती है। लेट्स सपोज हमारा जो वर्ल्ड है, अगर वो रेड कलर का हो जाए, ब्लू कलर का हो जाए, ग्रीन कलर का हो जाए, तो क्या तुम्हें ये वर्ल्ड बहुत अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे वर्ल्ड में रहना ही नहीं चाहोगे। तुम्हारा जो ब्यूटी है ना वर्ल्ड से, वो सब गायब हो जाएगा अगर एक ही चीजें तुम्हें, एक ही कलर तुम्हें देखने को मिले हर जगह। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि लेट्स सपोज तुम लोग स्कूल जाते हो रोज, ठीक है। तो अब मम्मी क्या करे, मम्मी रोज तुमको टिफिन में रोटी सब्जी दे, ठीक है। घर भी आओ तो रोटी सब्जी, तो एवरी टाइम यू आर ईटिंग द सेम थिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम पक जाओगे, तुम्हारे तुम्हें बहुत खराब लगने लगेगा। तुम्हें भी हमेशा वेराइटी चाहिए होती है कि भाई अभी रोटी सब्जी खाया तो फिर चावल खाएंगे, फिर चाउमीन खाएंगे, पास्ता खाएंगे, डिफरेंट वेराइटीज हमें चाहिए होती हैं। एंड ये जो वैरायटी है ये लाइफ को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है, राइट। सो अगर हम बात करें एक दूसरे के या यू कहो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की या इंडिविजुअल वेरिएशंस की, तो हम देखते हैं कि हम भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा तरीके से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल ट्रेट्स में हम लोग एक दूसरे से अलग है। फिजिकल ट्रेट्स मतलब हमारी हाइट अलग है, हमारी वेट अलग है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे हेयर कलर, ये सभी एक दूसरे से अलग है। साइकोलॉजिकल डायमेंशन से बात करें तो हम कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वाले कुछ लोग बहुत ज्यादा डल हैं, राइट। सो कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, राइट। सो ये है दो पैरामीटर्स, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड
physical parameters. So there are two parameters, physical parameter and psychological parameters, जिसके बेसिस पे हम एक दूसरे से अलग होते हैं. अब हमारे दिमाग में जब हम छोटे होते हैं तो हमेशा क्वेश्चन होता है कि हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने बात की कि हम एक दूसरे से अलग होते हैं, राइट. तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सब्जेक्ट मैटर में पढ़ते हैं. ठीक है. साइकोलॉजी बताती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज ऑल अबाउट कि लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो कैसे अलग हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स यानी कि बिहेवियर्स के बेसिस पे लोग कैसे अलग हैं. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट अक्सर दो चीजों को पढ़ना पसंद करती है या दो चीजों पे गौर फरमाती है. नंबर 1 होता है पर्सनल ट्रेट्स. पर्सनल ट्रेट्स मतलब कि हम एक दूसरे से पर्सनल ट्रेट्स के थ्रू कैसे अलग है. जैसे मेरी लाइकिंग्स, मेरी डिसलाइकिंग्स तुम्हारे से कैसे अलग है. दैट इज द फर्स्ट थिंग जिससे हम लोग इंडिविजुअल में डिफरेंसेस के बारे में पता करते हैं. दूसरा होता है सिचुएशनल फैक्टर्स या फिर यू कहो सिचुएशनलिज्म, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है तो लेट्स सपोज अगर एग्जाम है ना तो क्या होता है ना कि मेरा भाई बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, चिल होता है, लेकिन मैं एग्जाम टाइम में थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, राइट. सो सेम सिचुएशन है पर मेरा और मेरे भाई का रिएक्शन डिफरेंट है, राइट. सो सिचुएशनलिज्म इज ऑल्सो द फैक्टर विच मेक्स इंडिविजुअल्स डिफरेंट. एंड पर्सनल ट्रेट्स जो है ये दोनों पैरामीटर्स पे हम एक दूसरे से अलग होते हैं. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में साइकोलॉजिस्ट जो है वो पर्सनल ट्रेट्स एंड सिचुएशनलिज्म पे काम करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से कैसे अलग है. ओके, आई होप टिल दिस मच एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. कोई डाउट अगर आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, यू विल गेट ऑल योर डाउट्स क्लियरेंस फ्रॉम देयर. ओके, next we'll be moving to assessment of psychological attributes. assessment क्या होता है? assessment जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है to understand the psychological attributes. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन साइकोलॉजी असेसमेंट में बहुत डिफिकल्ट टाइप का लिखा हुआ है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल वे. असेसमेंट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम असेस करते हैं, यानी कि कुछ मेजर कर रहे होते हैं. क्या मेजर कर रहे होते हैं? हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं किस तरीके से मैं किस तरीके से चीजों को समझती हूँ, जानती हूँ, पहचानती हूँ, मेमोरी कैसी है, लर्निंग कैसी है, एवरीथिंग कम्स अंडर आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. सो हम यहाँ पे असेसमेंट के अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर कर रहे होते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करूंगी, इंटरव्यूज करूंगी, ऑब्जर्वेशन करूंगी. तो ये सारे प्रोसेसेस के थ्रू, ये सारे मेथड्स के थ्रू यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा. मेथड्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं, मल्टीपल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. अब ये डेफिनेशन आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, अब यहाँ पे हम साइंटिफिक प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं. साइंटिफिक प्रोसीजर्स मतलब जो असेसमेंट है वो एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ होता है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, यानी कि दीज आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट. लेट मी टेल यू, ये होता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट. एक होता है फॉर्मल एंड एक होता है इनफॉर्मल. फॉर्मल में हम क्या करते हैं? हम फॉर्मल असेसमेंट में ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड देखते हैं. मतलब ये जो है ये एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू होता है. वेयर एज इनफॉर्मल को हम नॉर्मली कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी कर सकती हूँ इनफॉर्मल असेसमेंट को. ठीक है, बाय टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ माई क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, right? So that can be informal assessment. But let me tell you, formal assessment जो है इसको करने के लिए हम साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं. ठीक है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इन चीजों को कंडक्ट कर पाए. दिस इज ऑल अबाउट आवर असेसमेंट. नाउ वी मूविंग टू सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया जाता है, तो लेट मी टेल यू इसका मतलब क्या है. ठीक है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात हो रहा है. यहाँ पे बात हो रहा है कि हम असेसमेंट के थ्रू कौन से चीजों को या कौन से डोमेन्स को हम पढ़ते हैं. ठीक है, दैट इज हियर रिटन. यानी कि हम असेसमेंट को यूज करके किन चीजों को असेस करते हैं, किन चीजों को मेजर करते हैं. वन मोर डाउट वाज देयर ऑफ अ स्टूडेंट. लेट मी टेल यू, यहाँ पे तो मैंने इन डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है, बट मैं शॉर्ट में बताती हूँ. मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों डिफरेंट होता है. यहाँ पे डाउट रह जाता है. मेजरमेंट का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव डेटा हम निकालते हैं, वेयर एज असेसमेंट में क्या होता है ना कि असेसमेंट में हम असेस कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को और मल्टीपल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं. वेयर एज मेजरमेंट में हम पर्टिकुलर नंबर निकालने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस है.
ठीक है। तो लेट्स सपोज किसी पर्सन का इंटेलिजेंस या आईक्यू जो है वो 100 है, तो दैट इज योर मेजरमेंट। वेल एज असेसमेंट में क्या होता है ना कि मैं चेक करती हूँ कि उस पर्सन का आईक्यू 100 आया है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे एक्ट करता है। मैं उसके इंटरव्यूज लूंगी, ऑब्जर्वेशन लूंगी, मैं उसे अच्छे से जानूंगी, उसका सेल्फ रिपोर्ट्स लूंगी एंड मैं उसे अच्छे से समझूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करता है। तो दैट इज योर असेसमेंट। ठीक है। मेजरमेंट जो है वो बहुत नैरो टर्म है, असेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ यहाँ की बात करें सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि हम असेसमेंट का इस्तेमाल करते हुए कैसे चीजों को या किन चीजों को मापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असेसमेंट के थ्रू हम इंटेलिजेंस को असेस करते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी कि तुम क्या समझते हो इंटेलिजेंस के बारे में, वो तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है। इंटेलिजेंस को जनरली हम लोग समझते हैं कि इट इज ऑल अबाउट कि कोई पर्सन कैसे इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्यादा शार्प है, उसकी दिमाग बहुत तेज है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उसकी लर्निंग की पावर बहुत अच्छी है, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो वो इंटेलिजेंट हुआ। बट एक्चुअल में क्या होता है इंटेलिजेंस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इन शॉर्ट। इंटेलिजेंस जो है वो हमारी ग्लोबल कैपेसिटी होती है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। अब इसका क्या मतलब होता है मैम? इसका मतलब होता है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक एक पैरामीटर है या यू को एक कैपेसिटी है जिससे हम जानते हैं कि कोई पर्सन किस तरीके से चीजों को समझता है एंड जब कोई प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहा है तो उन एक्सपीरियंसेस को या जो भी रिसोर्सेज उसके पास है तो उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। सो लेट मी टेल यू, मैंने अब तक लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है। अब अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो अब मेरे पास जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी लर्निंग है, मैं उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग का इस्तेमाल करके कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती हूँ, दैट विल शो माई इंटेलिजेंस। अगर मैं कोई सिचुएशन को देख के बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, तो वो मेरी इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा कि कैसी है मेरी इंटेलिजेंस। आई होप नाउ इट इज क्लियर। नाउ विल बी मूविंग अबाउट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट बना दिया है, वैसे कीवर्ड है, ये आंसर में लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अंडरलाइन पोटेंशियल ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स होता है हमारा एप्टीट्यूड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑल अबाउट कि मेरे अंदर कोई नेचुरल टेंडेंसी है टू नो अबाउट, या यू कहो मेरे अंदर कुछ नेचुरल एबिलिटी है, दैट इज योर एप्टीट्यूड। यू कैन से दैट इट इज इंडिविजुअल्स एबिलिटी, या यू कहो कीवर्ड एक तो मैं बोलूँ तो एबिलिटी कहो या फिर पोटेंशियल कहो। ठीक है। तो ये हमारे पोटेंशियल होती है, एबिलिटी होती है, स्किल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर बचपन से कोई गुण है, ठीक है, तो दैट विल बी योर एप्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल बचपन से मुझे टीचिंग का एक क्या बोलूँ गुण मिला हुआ था। ठीक है। कि मैं कुछ भी पढ़ाती थी तो लोगों को, सामने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता था। तो दैट इज योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब आप नेचुरली किसी चीज में बहुत अच्छे हो, सो दैट इज योर एप्टीट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड वन विच इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? हमारा इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, कि हम किन चीजों को प्रेफर करते हैं एंड किन चीजों में हमारा मन लगता है, कौन से एक्टिविटीज में हम ज्यादा टाइम के लिए एंगेज हो सकते हैं। हमारी प्रेफरेंसेस ऑल विल कम अंडर इंटरेस्ट। ठीक है। जैसे कौन से सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है, कौन से कोर्स में मुझे इंटरेस्ट है। तो साइकोलॉजिस्ट ये असेसमेंट के थ्रू, असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? टू नो अबाउट कि किसी चिल्ड्रन को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ताकि वो फर्दर उस सब्जेक्ट को ले एंड उसमें अच्छा कर पाए। राइट। नेक्स्ट कम्स योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का भी असेसमेंट होता है। पर्सनैलिटी की बात करें तो इट इज रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, जो मुझे किसी और से डिफरेंट बनाता है। मेरी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है, दैट इज योर पर्सनैलिटी इन शॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यूज। वैल्यूज मतलब क्या होता है? कोई एंड्यूरिंग बिलीव जो कि मैं होल्ड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जीवन जीने का मेरा एक अलग ही नजरिया है, एक अलग ही वैल्यूज है। ठीक है। सो दैट इज माई वैल्यूज। ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं सोचती हूँ कि लाइफ को जीना है, सो यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, यू हैव टू बी वेरी यू कैन से, इन शॉर्ट अगर वैल्यूज का एग्जाम्पल लें तो इट कैन बी नेवर टेलिंग लाई, बीइंग caring for everyone, respecting elders, all this can becomes under your values, जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ को डिटरमाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लें, गांधी जी की लाइफ को ले लो। गांधी जी की लाइफ में उनकी इंड्योरिंग वैल्यूज क्या थी, और उनकी वैल्यूज जैसे नॉन वायलेंस के आसपास ही उनकी जिंदगी बीती। सो दैट इज योर वैल्यूज, जिसके आसपास तुम्हारी जिंदगी बीते एंड तुम उसे अपनी लाइफ में फॉलो करो, तो दैट्स योर वैल्यूज। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ असेसमेंट मेथड्स पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी डोमेन्स की। ठीक है। अभी हम लोग डोमेन्स की बात करके आए हुए हैं कि असेसमेंट के थ्रू हम किन चीजों को
मेजर करते हैं या एसेस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या मेथड्स हैं टू एसेस ऑल दीज इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज, राइट। सो दैट इज नंबर 1 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, तो थोड़ा ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तुम लोग क्लास 11 में भी पढ़ के आए हो, बट स्टिल। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, मतलब एक प्रॉपर वे होता है टू कंडक्ट दिस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इसमें हम एक्सेस कर रहे होते हैं मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे मेंटल एबिलिटी मतलब लर्निंग, मेमोरी एंड ऑल। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके रिस्पॉन्सेज को पढ़ रहे होते हैं इन योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। बहुत ईजी था। नेक्स्ट बात करें डिमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो जैसे हम लोग बात करें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं? इंटेलिजेंस को, एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा वाइडली इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एक्सेट्रा के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूजेस ध्यान में रखने की जरूरत है, साथ में इसका डेफिनेशन भी ध्यान में रखना एंड इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि लेट मी टेल यू, इस ईयर का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड असेसमेंट रीजनिंग आए थे, ठीक है। सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट इज योर इंटरव्यू विच इज द सेकंड वन। इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ पर्सन ऑन 1-to-1 बेसिस, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसके जवाब तुम किस तरीके से देते हो, उससे मुझे पता चलेगा कि तुम किस तरीके की पर्सनालिटी हो, तुम्हारी सोच कैसी है, राइट। सो दोज answers will tell some aspects of your personality to me, so that is your interview, ठीक है। इंटरव्यू एवं ही नहीं हो जाता, बट या दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इंटरव्यू से हम क्या करते हैं? पर्सन को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, लाइक दैट। केस स्टडी की बात करें तो इसमें इन डेप्थ स्टडी करते हैं ऑफ एंड इंडिविजुअली। कीवर्ड्स याद रखने की जरूरत है जो मैं हाईलाइट करके यहाँ पे रखी हूँ। केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उसकी हिस्ट्री क्या रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन को ओसीडी है, जिसके बारे में तुम आगे पढ़ने वाले हो, ये एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी। तो ओसीडी किसी पर्सन को है तो उस पर्सन का हिस्ट्री क्या रहा है, क्या ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई, ठीक है। तो ये सारी इन डिटेल चीजें उसके बारे में पढ़ते हैं हम, दैट इज योर केस स्टडी। तो केस स्टडी में हम क्या करते हैं? बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उस पर्सन का, ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वेश्चनर, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। एंड इन सारी टेस्ट को करने के बाद उस पर्सन के बारे में हमें और ज्यादा जानने को मिलता है इन डिटेल। सो केस स्टडी इज ऑल अबाउट इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज द फोर्थ वन, विच इज जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं इन अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। नॉर्मल या रियल टाइम में हम देखते हैं बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल सेटिंग में मैं किसी पर्सन के इंडिविजुअल को पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, समझ रही हूँ, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसी के द्वारा भी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जर्वेशन नॉर्मली करते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट को या रिसर्चर्स को प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है टू डू ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर वे। क्लियर? ओके। Next we'll be discussing about is फिफ्थ वन विच इज सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट की बात करें तो इट इज अ मेथड इन विच हम क्या करते हैं? पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वो क्वेश्चनर उसे प्रोवाइड करते हैं। पर्सन क्या करता है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट हीज और हर ओपिनियंस एंड आइडियाज उसमें मेंशन करता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं उसे लिख के दूंगी, वो क्वेश्चन को वो आंसर करेगा एंड उस आंसर से मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके आइडियाज, उसके वैल्यूज, उसके बिलीव्स के बारे में पता चलता है। दैट इज योर सेल्फ रिपोर्ट, जिसमें पर्सन जो है वो खुद से अपने इन्फॉर्मेशन को दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बेसिक चीजें समझ लिए चैप्टर की। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। चैप्टर जो है वो, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो इंटेलिजेंस है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है एंड इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस है। तो ये तीनों टॉपिक्स जो है एंड आगे जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ज्यादा फोकस की जरूरत है एंड वहां से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तक जो तुम लोगों ने समझा वो बेसिक्स था एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे क्लास 11 का थोड़ा बहुत रिविजन भी था, ठीक है। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटेलिजेंस इन डिटेल। सो अब हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस की। जैसा मैंने बोला कि हमारा इंटेलिजेंस का अपना व्यू होता है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लर्निंग की पावर अच्छी है, मेमोरी की पावर अच्छी है, तो हम उसे जनरली इंटेलिजेंट समझ लेते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ ना क्लास में, तो क्लास में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो मैम को हमेशा आंसर कर पाता है एंड मैम को हमेशा क्वेश्चन करने की एबिलिटी रखता है, तो दैट पर्सन विल बी that student will be considered intelligent. But actual में हमारा जो notion होता है of intelligence is commonsensical, which is totally different from psychological view of intelligence, ठीक है।
ओके, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें डेफिनेशंस पे जाना होगा, ठीक है। डेफिनेशंस फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे इंटेलिजेंस का अलग अलग मीनिंग या यू को डेफिनेशन दिया है। सो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। सो इंटेलिजेंस क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से? इंटेलिजेंस क्या है कि हम किस हमारी पावर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, टू परसीव, टू नो, टू लर्न इज ऑल नोन एज अ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कोई इंटेलिजेंट पर्सन तब होगा जब वो अच्छे से परसीव कर पा रहा है, लर्न कर पा रहा है, समझ पा रहा है, जान पा रहा है, ठीक है। द सेकंड इज अल्फ्रेड बिनेट, जो कि फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट एवर साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था। अल्फ्रेड बिनेट, नाम याद रखना। इन्होंने डिफाइन किया था इंटेलिजेंस को एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी जिसमें हम अच्छे से जज कर पाते हैं चीजों को, डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं, चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं एंड रीजनिंग अच्छे से कर पाते हैं। दैट इज व्हाट नोन एज इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिनेट। ये सभी की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से याद रखने वाली चीज है, ठीक है। वेक्सलर जो है, इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट के, इनके जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ओके। इन्होंने फंक्शनैलिटी के बेसिस पे बताया था कि इंटेलिजेंस क्या होता है। फंक्शनैलिटी मतलब कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में अडॉप्ट कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर पाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि इंटेलिजेंस जो है वो है ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर एनवायरनमेंट। यानी कि हमारा जो ओवरऑल कैपेसिटी होता है ऑफ थिंकिंग, thinking rationally, acting purposefully and efficiently dealing with our environment is what known as your intelligence। यानी कि हम इंटेलिजेंट तब होंगे जब हम अच्छे से थिंकिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अच्छे से डिसीजंस ले पा रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में घुल मिल पा रहे हैं, डील कर पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से, अच्छे से अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर पाते हैं। ये सारी अगर हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो देन that person will be intelligent। The next definition is given by other psychologists which includes गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, जिनका चौथा डेफिनेशन क्या है कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब जैसा एनवायरनमेंट है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा विद द एनवायरनमेंट, बट अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई एंड शेप भी कर सकता है। मतलब कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को बना भी लेता है, मॉडिफाई भी कर पाता है, शेप भी कर पाता है। तो दैट पर्सन विल बी नोन एज एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंटेलिजेंस, ठीक है कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इसके 4 डेफिनेशंस मेनली दिए हुए हैं, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है तुम्हारा साइकोमेट्रिक अप्रोच और एक है तुम्हारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक की बात करें तो ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पे हम लोग फोकस करते हैं एबिलिटीज पे। फॉर एग्जांपल, मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, मेरे अंदर एबिलिटी है टू लर्न, टू परसीव, टू थिंक। सो ये सारी जो एबिलिटीज है मेरे पास, ये सारी एबिलिटीज जो मेरे पास है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर। एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम अपनी सारी एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं, ओके। सो साइकोमेट्रिक अप्रोच में हम क्या कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं कि हमारे अंदर कितनी टाइप की एबिलिटीज हैं। वेयर एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में हम क्या कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हम अपनी एबिलिटीज को कैसे यूज कर रहे होते हैं। क्लियर एवरीवन, ठीक है। सबसे पहले हमारे साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आता है नंबर 1 विच इज यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर 1 फैक्टर थ्योरी, जिसको देने वाले थे बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने इस थ्योरी को दिया था, यूनिफैक्टर या 1 फैक्टर थ्योरी, जिसके अंदर क्या देखते हैं हम देखते हैं कि इंडिविजुअल या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा या फिर लेस इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। एक लिस्ट बना दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने, एक लिस्ट के अंदर कुछ कैटेगरीज थे, उन्होंने बता दिया था कि ये सारी कैटेगरीज अगर इस इंडिविजुअल में है तो वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द होल थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट। तो ही गेव 1 सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज एंड अगर वो सेट ऑफ एबिलिटीज किसी पर्सन के अंदर नहीं है तो वो बहुत ज्यादा कम इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। एंड अगर है तो वो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर यूनिफैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट इज योर 2 फैक्टर थ्योरी, जिसको देने वाले थे चार्ल्स पियरमैन। इसके अंदर हमारा आता है एक जी फैक्टर, एक है एस फैक्टर,
ठीक है। जी फैक्टर क्या होते हैं ना, जो कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं जो हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, एंड एस फैक्टर्स जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो हर किसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जनरल फैक्टर जैसे कि हम सब कुकिंग कर सकते हैं, हम सब ड्राइंग कर सकते हैं, हम सभी क्रिकेट खेलते ही हैं, फुटबॉल खेलते ही हैं, तो दिस इज योर जनरल फैक्टर। वेयर एस फैक्टर की बात करूं यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर की, तो हम किसी फील्ड में कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल में कुछ पीपल जो है, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो वो क्रिकेट टीम में चले जाते हैं, राइट, स्टेट लेवल नेशनल लेवल खेलते हैं, तो दैट इज योर एस फैक्टर। एस फैक्टर मतलब आप किसी डोमेन में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो, तो दैट इज योर स्पेसिफिक फैक्टर। दीज कंटेन व्हाट नोन एज एस फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिंगर्स का दिया हुआ है, आर्किटेक्ट्स का दिया हुआ है, साइंटिस्ट का दिया हुआ है, इनके पास जी फैक्टर तो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भी जी फैक्टर है, तुम्हारे पास भी जी फैक्टर है, लेकिन मेरे अंदर एस फैक्टर क्या है कि मैं टीचिंग बहुत ज्यादा अच्छा करती हूँ, तो वैसे तुम्हारे अंदर भी कोई एस फैक्टर होगा जिसमें तुम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा अच्छे होगे, तो दैट इज योर एस फैक्टर, ठीक है। तो जी फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर, एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर या यू को स्पेशल फैक्टर्स। क्लियर टू एवरीवन? वेरी इजी इट इज। नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट थ्योरी विच इज गिवन बाय ल्यूइस थर्स्टन, जिनकी थ्योरी को हम कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में क्या आता है, इन्होंने 7 टाइप की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। सो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के अंदर 7 फैक्टर्स आते हैं, जैसे एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, तीसरा है स्पेशल रिलेशंस, फिर परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि हमारे अंदर क्या है ना कि हम वर्ड्स को और कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, जिसमें हम नंबर्स को, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा होता है स्पेशल रिलेशंस, जैसे फॉर्म्स ऑफ पैटर्न्स एंड etc. we can understand, we can visualize things, right? Perceptual speed में हम चीजों को बहुत चीजों की गहराई को अच्छे से समझ पाए, तो that is your perceptual speed. Word fluency में हम क्या करते हैं, हम अपने words को अच्छे से use कर पाते हैं flexibly and fluently. Memory की बात करें तो हम informations को बहुत अच्छे से recall कर पाए, तो that is your memory. Inductive reasoning is all about जहाँ पे हम क्या करते हैं, facts and figures को देख के reasoning कर सकते हैं, conclusion बना सकते हैं, that is your inductive reasoning. Let me tell you, ये सभी हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या होते हैं ना, हम किसी एक फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो that is also one of the thing, ठीक है। नेक्स्ट दिस आर द होल 7 फैक्टर्स, यू को 7 प्राइमरी एबिलिटीज गिवन बाय लुइस थर्स्टन। नाम याद रखना है, थ्योरी के बारे में बेसिक्स चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। मैच द कॉलम्स टाइप का कुछ आ गया या यू को असर्शन रीजन तुम्हें आना चाहिए, जैसे कि यहाँ है अर्थर जेंसन का दिया हुआ हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने दिया था लेवल 1 एंड लेवल 2, जिसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, केस टाइप के क्वेश्चंस में पूछा गया था लेवल 1 एंड लेवल 2 के बारे में, तो इसलिए ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। लेवल 1 क्या होता है ना, एसोसिएटिव लर्निंग होता है, लेवल 2 को हम कहते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। नाम याद रखना, लेवल 1 को क्या कहते हैं, लेवल 2 को क्या कहते हैं। लेवल 1 का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम चीजों को यहाँ पे बेसिकली बुक के लैंग्वेज में बात करें तो इट इज ऑल अबाउट कि हमारा इनपुट जो है वो आउटपुट से इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जो पढ़ रहे हो ये है इनपुट, ठीक है, एंड जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे दैट इज योर आउटपुट, तो इनपुट जो है वो आउटपुट से सिमिलर होगा, दैट इज योर लेवल 1, ठीक है। यानी कि जो तुम पढ़ रहे हो वही एग्जाम में लिख के आओगे, तो दैट इज योर लेवल 1। लेवल 2 में हम क्या करते हैं, हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग HOTS हॉट्स यानी कि हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के पेपर्स में जनरली ऐसा होता है कि हमें क्या करना होता है, हम याद करके सब कुछ जाते हैं, बट आंसर्स में हमें क्या पूछता है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि हमें चीजों को सोच के एनालाइज करके लिखना होता है, तो दैट इज योर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का इस्तेमाल होता है वहाँ पे, तो दैट इज योर लेवल 2, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम याद करके जाते हैं चीजों को, बट उसे क्रिएटिवली सोचकर उसका आंसर लिख के आते हैं एग्जाम में, तो दैट इज योर लेवल 2। लेवल 1 के अंदर हम कहते हैं रोट लर्निंग एंड मेमोरी, एंड लेवल 2 में हम क्या कहते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब हम अपने इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो भी मैंने लर्न किया है इंग्लिश में वो अच्छे से मैंने लर्न तो किया है, अब मुझे कंपैरिजन आना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट करने आना चाहिए, तो दैट इज योर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्लियर? Next we'll be moving to the next theory of intelligence. This is also another you can say psychometric approach, जो कि है हमारा जेपी गिलफोर्ड ने दिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इसके अंदर उन्होंने बताया है, एक होता है ऑपरेशन, 2 होता है तुम्हारा कंटेंट एंड तीसरा होता है प्रोडक्ट। ये 3 डायमेंशंस में हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, ठीक है। पहला होता है ऑपरेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं एंड चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
यानी कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, कॉग्निशन कर रहे हैं, मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, दैट इज योर ऑपरेशंस। कंटेंट में क्या होता है ना कि हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब प्रोसेसिंग कर रहे हो, तुम लोग चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आईज को यूज कर रहे हो, अपनी मेमोरी को यूज कर रहे हो, अपने हैंड्स को यूज कर रहे हो टू सी ऑल द थिंग्स, टू कनेक्ट एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड। सो प्रोसेसिंग का एज अ होल प्रोसेसिंग जो है वो हम कर रहे होते हैं कंटेंट्स में। तीसरा है प्रोडक्ट्स, जिसमें हम जो चीजें हैं उसे सेव कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस हम चीजों को सेव करेंगे बाय मेकिंग रिलेशंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन वी आर रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है प्रोडक्ट्स जो है वो क्लासिफाइड है यूनिट्स में, क्लासेस में, रिलेशंस बनाते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। गिलफोर्ड ने बताया कि हमारे 180 सेल्स होते हैं जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। हर एक सेल्स में कोई ना कोई फैक्टर्स होगा, दैट इज ऑल्सो ही हैव मेंशन। सो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने साइकोमेट्रिक अप्रोच को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के टाइप्स को, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अप्रोच के टाइप्स का नंबर 1 है तुम्हारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्कर के लिए। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है ना, हॉवर्ड गार्डनर ने बताया कि इंटेलिजेंट पर्सन जो है, इंटेलिजेंस जो है वो एक टाइप का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जरूरी नहीं है कि एक ही सेट ऑफ कैटेगरीज हो और उसी में अच्छा हो तो वो पर्सन इंटेलिजेंट हुआ। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एंड हमें देखना होता है कि कौन सा पर्सन किस में अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि कुछ लोग जो है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होल्ड करते हैं, मतलब लैंग्वेज उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोएट्स एंड राइटर्स, ठीक है, एग्जाम्पल भी देखते हुए चलना। लेट मी टेल यू, लॉजिकल मैथमेटिकल की बात करें तो कुछ लोग जो है वो मैथ्स अच्छी, उनकी मैथ्स अच्छी है, लॉजिकली वो सोच पाते हैं, क्रिटिकली सोच पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो दोज पीपल आर नोबेल प्राइज विनर्स एंड साइंटिस्ट, राइट। नेक्स्ट इज स्पेशल रिलेशंस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका स्पेशल रिलेशंस बहुत अच्छा होता है, विजुअली अच्छे से समझ पाते हैं चीजों को, विजुअली इमेजेस को अच्छे से समझ पाते हैं, पैटर्न्स को अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोज पीपल आर होल्डिंग स्पेशल रिलेशंस। जैसे कि पायलट्स होते हैं तुम्हारे, या यू कहो सेलर्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, राइट। सो दीज पीपल आर स्पेशल रिलेशंस, स्पेशल इंटेलिजेंस दे हैव एक्चुअली। द नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसमें जो है हमारे अंदर एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड द म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम अपने बॉडी को या पार्ट ऑफ द बॉडी या पोर्शंस ऑफ द बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज कर पाते हैं, क्रिएटिविटी यूज कर पाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिमनास्ट हो गए, सर्जन्स हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, राइट, एक्टर्स हो गए, डांसर्स हो गए, एथलीट्स हो गए। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट तुम्हारा इंटरपर्सनल। कुछ लोग जो हैं वेराज वो इंटरपर्सनल रिलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके पास एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, फीलिंग्स, राइट। सो दे आर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दे आर होल्डिंग। फॉर इंस्टेंस ये साइकोलॉजिस्ट में होता है, काउंसलर्स में होता है, ठीक है, पॉलिटिशियंस में होता है, सोशल वर्कर्स में होता है। तो दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो नेक्स्ट है हमारे, जिसमें हम देखते हैं कि कोई पर्सन के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो अपने खुद के फीलिंग्स को समझ पाए, मोटिव्स एंड डिजायर को समझ पाए, गोल्स को समझ पाए। तो दैट पर्सन इज हैविंग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सन के पास क्या है, फीचर्स है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। फॉर इंस्टेंस द हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट। जो फार्मर्स होते हैं वो मौसम को देख के बता सकते हैं कि कब बारिश आएगा, राइट। सो पहले के टाइम पे ऐसा होता था। तो दैट इज योर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि दूसरा है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था हमारा थ्योरी ऑफ ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने बताया था कि हमारा जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो सिर्फ अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं होता, बट वो मॉडिफाई भी कर सकता है और शेप भी कर सकता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, उन्होंने ट्रायर्किक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जहाँ पे तीन तुम्हारे तीन मॉडल्स होंगे। नंबर 1 इज योर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी एबिलिटी होती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक क्रिटिकली एंड एनालिटिकली। ऐसे लोग जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जिनके पास होती है ना, वो अपने एकेडमिक्स में या एग्जाम्स में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे कुछ टाइप्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक है तुम्हारा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जहाँ पे तुम यहाँ पे भी देख सकते हो इसे। लेट मी शो यू द पिक्चर। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट जो है, यहाँ पे देखो तुम, कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, यहाँ पे इसके 3 टाइप्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप्स। नंबर 1 है तुम्हारा नॉलेज एक्विजिशन, जहाँ पे तुम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, वीडियो को देख के तुम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, दैट इज योर नॉलेज एक्विजिशन। नंबर 2 इज योर मेटा कॉम्पोनेंट, जहाँ पे चीजों को तुम समझ रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा जो है वो तुम्हारा परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स होता है, जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, परफॉर्म करके आओगे एग्जाम में, लिख कर आओगे आंसर्स को, राइट। सो दिस इज योर परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स। क्लियर एवरीवन? Moving on to the next one, which is the second
ट्रायर्किक मॉडल में सेकंड हमारा जो नंबर पे आता है वो है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई पर्सन जो है, कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, वो क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ न्यू वे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पास्ट से कुछ चीजों को सीखते हैं एंड नए नए इन्वेंशंस, नए नए आइडियाज लाते हैं। ओके, दिस इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्रिएटिव intelligence. Experiential intelligence is also known as creative intelligence. Componential intelligence is also known as analytical intelligence. ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। The next one is contextual इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब वो इंटेलिजेंट लोग जो अपने डेली बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें डील कर पाते हैं, वो भी इफेक्टिवली। ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट पीपल या बिजनेस सेंस होल्ड करने वाले लोग, जो क्या करते हैं, अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज कर पाते हैं, अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस होल्ड करते हैं वो अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस विच इज गिवन बाय जेपी दास, जैक निगलेरी एंड किर्बी। ठीक है, जो कि 1994 में इन्होंने पास मॉडल को दिया था। इस मॉडल के अंदर होता है हमारा अराउजल, अटेंशन, नंबर 1। ठीक है, पास में हम लोग देखेंगे, पास मतलब पी का मतलब होता है प्लानिंग, ए का मतलब होता है तुम्हारा अटेंशन, अराउजल, एंड डबल एस में साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अटेंशन या अराउजल। अब इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हमारा अटेंशन अराउजल होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे क्लास में टीचर आई और उन्होंने बताया कि तुम्हारा कल टेस्ट होने वाला है, तो तुम क्या हो गया, अटेंड हो गए। तुम्हारे अंदर क्या हुआ, तुम सुने, चीजों को सुने, समझे, एंड अब तुम बोले अरे जा, कल तो टेस्ट है, अब तुम थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कुछ वीडियोज ढूंढने पड़ेंगे। तो अब तुम अटेंटिव हो जाओगे, तुम देखोगे कि क्या क्या चैप्टर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तुम सिलेबस को चेकआउट करोगे। सो दैट इज व्हाट नोन एज योर अटेंशन। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, जिसमें तुम क्या करोगे, प्रोसेस करोगे इन्फॉर्मेशन को। अटेंशन में, अराउजल में तुम चीजों को अटेंशन पे करोगे। सक्सेसिव साइमल्टेनियस में तुम क्या करोगे, प्रोसेस करोगे इन्फॉर्मेशन को। तुम सिलेबस देखोगे, ठीक है, तुम देखोगे क्या क्या पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तुम सोचोगे कि कैसे तुम चैप्टर वाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पूरा साइकोलॉजी का टेस्ट होने वाला है, तो तुम प्लान करोगे कि कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर बाद में, कौन सा टॉपिक पहले, कौन सा टॉपिक बाद में। अब इसके अंदर आता है तुम्हारा साइमल्टेनियस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड सक्सेसिव में हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हुए चलते हैं। सो सक्सेसिव इज ऑल अबाउट जहां पे हम सीरियसली चीजों को याद करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट सक्सेसिव। नेक्स्ट कम्स योर प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुन लिया कि भाई मेरा एग्जाम है, मैंने सिलेबस देख लिया, मैंने चीजों को समझ लिया कि भाई कैसे क्या करना है। अब मैं प्लान करूंगी कि मैंने आज कितने आज कितने चैप्टर करना है, मतलब सुबह में कितने चैप्टर, फिर दोपहर में कितने चैप्टर, फिर शाम को कैसे कितने चैप्टर, तभी तो मैं कल एग्जाम दे पाऊंगी ना जी। तो मैं यहाँ पे प्लानिंग करती हूँ। अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम मेरा कोई नेक्स्ट एग्जाम होगा तो मैं अच्छे से प्लान करूंगी और अच्छे से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करूंगी। दैट इज योर प्लानिंग ऑल अबाउट। नेक्स्ट है तुम्हारा CAS। CAS में क्या होता है ना, दिस इज नोन एज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, जिसमें हम एक्चुअली वर्बल या नॉन वर्बल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं टू नो अबाउट द चिल्ड्रन में होता है। तो ये बेसिकली 15 से 18 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं उनका हम CAS टेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि उसकी स्पीड लर्निंग की कैसी है, एंड अगर उसकी लर्निंग की स्पीड में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस की बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं इन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर की बात करें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी या फिर जीन्स। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे जीन्स का रोल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्विंस के बारे में स्टडी की गई है कि आइडेंटिकल ट्विंस, देन फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर सिबलिंग्स रेड अपार्ट। सो इन सभी ट्विंस पे स्टडी की गई है एंड उनका इंटेलिजेंस का कोरिलेशन को फाइंड करने की कोशिश की गई है। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो जेनेटिक फैक्टर है, हेरिडिटी है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू सेट अ रेंज फॉर आवर इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स का जितना भी इंटेलिजेंस है उतना ही या उतने के आसपास ही इंटेलिजेंस मेरा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख के बताऊँ तो लेट्स सपोज मेरे पेरेंट्स का इंटेलिजेंस इतना है, ठीक है, तो मेरा भी इतना ही होगा, इससे ज्यादा मेरा रीच नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट इज द रूल ऑफ योर हेरिडिटी। ठीक है, दैट इज योर हेरिडिटी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा नर्चर के बारे में। नर्चर मतलब हमारा इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें अडॉप्टेड चिल्ड्रन की, कुछ
लोअर बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, पुअर बैकग्राउंड्स के या डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के कुछ बच्चे होते हैं जिनको रिच पीपल अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जो गरीब घर के बच्चे होंगे तो उनका इंटेलिजेंस हाईली लाइकली है कि उनका इंटेलिजेंस अपने पेरेंट्स जैसा कम ही होगा, थोड़ा बहुत कम ही होगा, राइट। तो अगर हम उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जैसे रिच पीपल ने उनको अडॉप्ट कर लिया, तो अब प्रॉपर सेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सपोज उनका पेरेंट्स का इंटेलिजेंस था 100, यानी कि एवरेज के आसपास था, ठीक है, लेकिन उनको बच्चों को अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, अच्छा स्कूलिंग प्रोवाइड की, अच्छा अच्छी फैसिलिटीज दी गई एजुकेशनल, तो उनका इंटेलिजेंस लाइकली टू इंक्रीज मोर। तो यहाँ पे हम देखते क्या है, हम यहाँ पे एज अ होल देखते हैं। सो यहाँ पे हम बेसिकली देखते क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि नेचर और नर्चर जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू शेप आवर इंटेलिजेंस, ठीक है, एज अ होल हम यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलो कि आइडेंटिकल ट्विंस का कितना कोरिलेशन है, फिर फ्रैटर्नल ट्विंस का, एंड ट्विंस जो कि सेपरेट हो जाते हैं इन चाइल्डहुड। सो दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन तुम्हें ध्यान रखना है, बिकॉज ये 2024-25 के बोर्ड एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग के मैच द फॉलोइंग। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग टू गो थ्रू दिस वंस, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे यही बात की गई है कि हेरिडिटी जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन शेपिंग द हेरिडिटी, यानी कि जीन्स और साथ में इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू इन आर इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत डिप्राइव बैकग्राउंड से है, ठीक है, उसका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट है, बट उसको प्रॉपर एनवायरमेंट ना मिले तो उसका इंटेलिजेंस यूज ही नहीं हो पाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था टू मेजर इंटेलिजेंस। फिर उन्होंने एमए के कॉन्सेप्ट दिया था 1908 में। एमए मतलब होता है तुम्हारा मेंटल इंटेलिजेंस। मेंटल इंटेलिजेंस मतलब कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसका एवरेज परफॉर्मेंस लेवल कितना साल के बच्चे जैसा है, क्या 5 साल के बच्चे जैसा है, यहाँ पे बताया हुआ है। क्रॉनिकल एज जो है दैट इज योर बायोलॉजिकल एज। फॉर एग्जांपल, मैं कितने साल की हूँ तो दैट इज योर, लेट्स सपोज मैं 10 साल की हूँ तो दैट इज माय क्रॉनिकल एज, CA, ठीक है। मेंटल एज मतलब मेरा दिमाग कितने साल का हुआ, यानी कि मेरा जो हरकत है, मेरा जो परफॉर्मेंस है, क्या वो मेरा 10 साल के बच्चे जैसा है या फिर मैं 6 साल के बच्चे जैसा मेरा दिमाग अभी ग्रो किया है, ठीक है। सो अगर मेरा 6 साल का दिमाग जैसा है दैट इज माई MA, ठीक है। सो MA क्या होता है, हमारी माइंड का एज, एंड CA जो है वो हमारा बायोलॉजिकल एज होता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई भी डाउट आ रहा है अगेन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज योर 1912 में विलियम स्टर्न, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था IQ का, विच इज नोन एज इंटेलिजेंट क्वोटिएंट, ठीक है। इन्होंने बताया था कि IQ जो है इट इज इक्वल्स टू MA by CA into 100, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे 100 का इस्तेमाल क्यों किया गया है मैम, कोई डेसिमल पॉइंट ना आ जाए इसलिए हम लोगों ने 100 का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारा MA एंड CA के कुछ कैटेगरीज बताई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मैं 10 साल की हूँ और मैं 6 साल के बच्चों जैसे परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरा जो इंटेलिजेंस है ना, मैं एक डल चाइल्ड हूँगी, ठीक है, मैं एक डल चाइल्ड हूँगी। लेकिन ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी में क्या हो गया ना कि अगर मैं 10 साल की हूँ और मेरा दिमाग भी 10 साल जितना ही, ये मेरा MA हो गया, मेरा दिमाग, एंड CA। तो अगर मैं 10 साल की हूँ और मेरा दिमाग भी 10 साल के बच्चों जैसे काम करता है तो मेरा जो IQ है वो नॉर्मल होगा, एवरेज होगा, दैट इज 100, ठीक है, अगर मैं निकालूं तो। एंड तीसरा की बात करूं मैं कि अगर मेरा अगर मैं 10 साल की हूँ, मेरा माइंड का एज जो है वो 12 साल का या 14 साल का है, देन आई विल बी अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, ठीक है। तो दैट इज अ क्राइटेरिया विच इज सेट, दैट इज अ क्राइटेरिया विच वी सी फॉर इंटेलिजेंस या IQ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बॉक्स, ठीक है, डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें नॉर्मल कर्व की, तो हम यहाँ पे देखते हैं मीन को, ये जो कर्व हमें दिख रहा है पूरा का पूरा, इसे हम कहेंगे नॉर्मल कर्व, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं एवरेज, इट इज ऑल्सो नोन एज मीन। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इनका एवरेज इंटेलिजेंस ही होता है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज एवरेज एंड मीन इट इज नोन एज, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एक और चीज की, तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस 90 से 109 के बीच में आता है तो तुम एक एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन हो। अगर इससे ऊपर जा रहा है 130 से या 130 से भी ऊपर जा रहा है तो तुम बहुत ज्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस होल्ड करते हो। एंड अगर ये 100 से नीचे जा रहा है, 70 के पास जा रहा है, 70 से भी नीचे जा रहा है, तो यू विल बी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस की, तो कुछ बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ओवर हियर, ये जो मिडिल कैटेगरी है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे फॉलो करते हैं एंड दे हैव एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है, एवरेज इंटेलिजेंस। वाइल बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत सुपीरियर इंटेलिजेंस को होल्ड करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं।
ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट लोगों की। तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट्स के बारे में बात करें तो उनका डेफिनेशन दिया हुआ है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के हिसाब से 3 पोर्शन में बांटा गया है। नंबर 1 की जो पर्सन है उसका मेंटली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा सब एवरेज तरीके से होगा। मतलब कोई पर्सन जो है अगर वो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट है तो वो चीज़ों को बहुत धीरे-धीरे समझेगा, ठीक है। इवन इफ ही और शी इज़ वाचिंग दिस वीडियो, वो समझने में बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट नहीं हो पाएगा, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। अगर उनके पेरेंट्स उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा, उसकी रिलेशंस भी अच्छे नहीं होंगे दूसरे के साथ, उसकी सोशल लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। तो दैट इज़ योर डेफिसिट्स इन अडैप्टिव बिहेवियर व्हिच इज़ द सेकंड वन। एंड थर्ड वन जो है मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। तो ये हमारा तीसरा हो गया, जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा जो है उसका जो ये इस टाइप का बिहेवियर है ये उसके चाइल्डहुड में ही हमें देखने को मिल जाता है। इसका ये दोनों चीज कि वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है एंड वो बहुत धीरे धीरे चीजों को समझ रहा है। तो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज वेरी लो, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के अंदर आते हैं बच्चे जो हैं वो, कुछ बच्चे जो हैं वो माइल्ड इंटेलिजेंस होते हैं, मॉडरेट होते हैं, सीवियर होते हैं, प्रोफाउंड होते हैं। माइल्ड जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो माइल्ड और मॉडरेट जिनके पास इंटेलिजेंस होती है वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। वो अपने लाइफ में जॉब होल्ड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, फैमिलीज उनकी हो सकती है। बट जो बच्चे जिनके पास सीवियर या प्रोफाउंड इंटेलिजेंस है तो उनके लिए जॉब होल्ड कर पाना, फैमिली रन कर पाना या इंडिपेंडेंट रह पाना बहुत मुश्किल है। उनको ट्रेनिंग देनी होती है कम्युनिकेशन की, जॉब की, तब वो जाके कहीं ना कहीं अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। प्रोफाउंड वालों को तो और ज्यादा दिक्कत होती है, उनके एंटायर लाइफ में उन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में तुम आगे पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट बात करें इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की। तो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस के बारे में लिखा हुआ है कि एक होता है टैलेंट, एक होता है गिफ्टेडनेस। टैलेंट मतलब वो जब पर्सन जो है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो दैट इज ही और शी विल बी टैलेंटेड। वेयर एज गिफ्टेडनेस के मतलब वो हर डोमेन में बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पढ़ाई करे तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा, क्रिकेट खेले तो क्रिकेट में भी बहुत अच्छा, ठीक है, टीचिंग करे तो उसमें भी बहुत अच्छा। तो गिफ्टेड मतलब क्या कि हर डोमेन्स में, हर स्पीयर में वो बहुत अच्छा है। एंड टैलेंट मतलब कि किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, जैसे डांसर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, तो वो एक फील्ड में ज्यादातर अच्छे होते हैं। वेराज कुछ गिफ्टेड होते हैं जो हर फील्ड में ही अच्छा कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों की अलग अलग राय है। जैसे टीचर्स का मानना है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट तब है जब उसके पास रिकॉग्निशन पावर अच्छी है, वो चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाता है, उसका अटेंशन अच्छा है, नोवल है, एनवायरमेंट के चेंजेस को समझ पाता है, उसके अंदर लैंग्वेज स्किल है, वो उसकी लर्निंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो दैट पर्सन विल बी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो कुछ कॉमन हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमसीक्यूज वगैरह में कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड वहाँ पे ये क्वेश्चंस ये तुम्हें याद होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्योंकि एसोसिएशन रीजन में पूछ लिया तो तुम्हें आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो कुछ टेस्ट होते हैं हमारे इंडिविजुअल एंड कुछ होते हैं हमारे ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब वो टेस्ट जहाँ पे एक पर्सन से एक टाइम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड उसे समझने की कोशिश की जा रही है। ग्रुप टेस्ट में क्या होता है ना कि हम बहुत सारे लोगों का एक ही टाइम पे इंटेलिजेंस एक्सेस कर रहे होते हैं, तो दैट इज इंडिविजुअल टेस्ट एंड दैट इज ग्रुप टेस्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट मतलब वैसे टेस्ट जहाँ पे हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि ओरली या तो आंसर देना होगा तुम्हें या फिर लिख के तुम्हें आंसर देना होता है। वाइल नॉन वर्बल टेस्ट जो है उसमें तुम्हें क्या करना होता है, उसमें तुम्हें पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस के थ्रू तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड तुम्हें उसका आंसर करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देख लो, इस पिक्चर में तुम्हें पिक्चर्स के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज योर नॉन वर्बल टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ परफॉर्म करना होता है, कुछ टास्क दिया जाता है एंड वो तुम्हें परफॉर्म करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कल्चरल फेयर एंड कल्चरल बायस टेस्ट। कल्चरल बायस टेस्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। कल्चरल बायस टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि बायस्ड होते हैं फॉर वन सोसाइटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट वहीं पे एप्लीकेबल है। इंडिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज के लिए वो टेस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेटिव है, राइट। सो ऐसे टेस्ट जो कल्चर एक ही कल्चर पे एप्लीकेबल है बाकी कल्चर पे एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज योर कल्चरल बायस टेस्ट। वेयर एज अभी के टाइम में साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं टू डेवलप दिस कल्चरल फेयर टेस्ट, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसे टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हर कल्चर में एप्लीकेबल हो,
क्लियर। सम मिसयूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट दिया हुआ है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन द प्लेलिस्ट व्हिच आई हैव सजेस्टेड इन द वेरी फर्स्ट, राइट। सो यू हैव टू सी दैट प्लेलिस्ट टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। वैसे तो ये बहुत easy है, you can understand by reading also, let me tell you, but still you can see it from that video as I suggested. Next है तुम्हारा intelligence test in India। उससे पहले मैं बता दूं, जो तुम्हारा cultural bias test है वो generally verbal test होते हैं जो culturally biased होते हैं। non verbal and performance test जो हैं वो culturally fair test होते हैं जो हर culture में कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। intelligence test in India की बात करें तो SM मोहसिन, उन्होंने बहुत पायनियरिंग वर्क किया है टू अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन हिंदी, ठीक है। देन और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे CH राइस, इन्होंने क्या किया है, बिनेट का जो टेस्ट है उसको उर्दू में एंड पंजाबी में ट्रांसलेट किया है। महालाना नोबिस जो है वो तीसरे पर्सन है जिन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था बिनेट के टेस्ट को बंगाली में। फिर लॉन्ग एंड मेहता ने मेंटल मेजरमेंट का हैंडबुक बनाया था, ठीक है। 103 टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने क्रिएट किया। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, यहाँ से CUET में क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। देन भारतीय के बैटरी टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्वाइटली पॉपुलर है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच यू हैव टू नो। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कल्चरल इंटेलिजेंस, ठीक है। कल्चरल इंटेलिजेंस क्या होती है वो समझते हैं। देखो कुछ लोग का मानना है ना, हमारा इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है टू अडॉप्ट इन आवर कल्चर, ओके। दूसरा व्यू ऐसा लोग हैं जो व्यू रखते हैं कि भाई कल्चरल इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस को शेप करता है। मतलब कहीं जैसे एज ऑल में अगर कंक्लूड करूँ तो कुछ लोग मानते हैं कि भाई इंटेलिजेंस है जो हमें कल्चर में अडॉप्ट होने में हेल्प करता है, तो दूसरे लोग हैं जो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कल्चर जो है वो हमारे इंटेलिजेंस को शेप कर रहा होता है। सो लेट्स सी कि डिफरेंट व्यूज रखने वाले हमारे साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है। पहले हमारे विगत्स्की जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि भाई कल्चर जो है वो हमारे इंटेलिजेंस को शेप करता है, मतलब हमारा कल्चर डिसाइड करता है कि हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं है। जैसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ सोसाइटीज है जिसे हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटी कहते हैं, एंड कुछ सोसाइटीज हैं जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज। सो जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटीज होती है ना, उनके हिसाब से पर्सनल अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम इंटेलिजेंट तब होगे जब तुम्हारी लर्निंग की पावर बहुत अच्छी है, तुम टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है, तुम बहुत ज्यादा तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, तो देन यू विल बी कॉल्ड एज इंटेलिजेंट पर्सन। वेयर एज कुछ टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं, उनका क्या मानना है कि तुम समाज को समझो, तुम्हें क्या बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब तुम अपने इमोशंस को समझो, दूसरे के इमोशंस को समझो, समाज के साथ इंटरेक्ट कर पाओ, तब तुम इंटेलिजेंट हो। तो डिफरेंट सोसाइटीज बताती हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो या तुम नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग्स व्हिच इज स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस जो है वो प्रोडक्ट होता है कल्चर का, मतलब इंटेलिजेंस जो है वो कल्चर से ही हमें मिलता है, ओके। वेगत्स्की अगेन आते हैं एंड बोलते हैं कि भाई हमारा जो कल्चर है वो हमें बताता है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी होगी, लाइक दिस। कुछ होती है हमारी एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस जो कि यूनिवर्सल होती है, फॉर एग्जांपल अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, क्राइंग, ये सारी यूनिवर्सल होती हैं, ठीक है। वेयर एज हमारी कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ये सारी हमारी क्या है, हायर मेंटल फंक्शंस। तो कुछ चीजें हमारी होती हैं कल्चर में यूनिवर्सल एंड कुछ चीजें होती हैं डिफरेंट, दैट इज हायर मेंटल फंक्शंस, ठीक है। सो एज अ होल यहाँ पे वो बोलना क्या चाह रहे थे कि कुछ समाज में कुछ कल्चर्स में कुछ चीजें कॉमन है बट कुछ चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात किया टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस मतलब वो कि कोई पर्सन का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है, अचीवमेंट बहुत उसने कर रखा है, तो देन दैट पर्सन विल बी इंटेलिजेंट, टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकली लेस इंटेलिजेंट, जैसे एशियन या अफ्रीकन सोसाइटीज में हमारा मानना ये है कि कोई पर्सन इंटेलिजेंट तभी होगा जब वो अपने समाज के साथ इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है, एंड साथ ही में वो उसका मेमोरी पावर, लर्निंग पावर हो, पर साथ में उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई कि मैम आपने एशिया के बारे में बता दिया, आपने यूरोप के बारे में बता दिया कहीं ना कहीं, लेकिन आपने इंडिया के बारे में तो बताया ही नहीं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंडिया कि इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस किसे मानते हैं। इंटेलिजेंस जो है, इंडिया की इंटेलिजेंस जो है इसे हम कहते हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस। इंटीग्रल इंटेलिजेंस मतलब ऐसी इंटेलिजेंस जो कि होलिस्टिक व्यू या पर्सपेक्टिव रखती है। संस्कृत वर्ड बुद्धि जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं विद अ पर्सन बीइंग इंटेलिजेंट, ठीक है। कोई पर्सन अगर इंटेलिजेंट है तो हम बोलते हैं कि भाई उसके अंदर बहुत बुद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई किसी के अंदर बुद्धि कब होती है, या कोई पर्सन इंटेलिजेंट कब होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट,
तब जब उसके पास नॉलेज हो, जब वो हार्ड वर्किंग हो, जब वो समाज को समझे, अपने फीलिंग्स को समझे, अपने मोटिव्स को, अपने डिजायर्स को समझे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आए, डिसीजन मेकिंग आए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ये नहीं बोलते कि भाई तुम्हारे अंदर पावर ऑफ मेमोरी होनी चाहिए, पावर ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, बट साथ ही में तुम्हारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब दोनों का बैलेंस होना चाहिए, राइट, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइप्स दे रखी हैं। इंडियन ट्रेडिशन में कुछ इंटेलिजेंस के फैक्ट्स होते हैं या फेसिट्स होते हैं जो कि हम बात करेंगे। नंबर 1, इट इज कॉग्निटिव कैपेसिटी, मतलब कि तुम इंटेलिजेंट हो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन। सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब अपने रिस्पेक्ट करो एल्डर्स की, ठीक है, नीडी की, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ इंटेलिजेंस विच यू शुड हैव। इमोशनल कॉम्पिटेंस, मतलब अपने आप को रेगुलेट करो, अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, अपनी अपने आप को मॉनिटर करो, अपने आप को रेगुलेट करो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। तो हम होलिस्टिक व्यू रखते हैं भाई तुम हर तरीके से इंटेलिजेंट बनो, एक तरीके से नहीं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, मतलब कि भाई कमिटमेंट हो, हार्ड वर्क हो, पेशेंस हो, दैट इज ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मैं कब से इमोशनल इंटेलिजेंस बोल रही हूँ, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल अबाउट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि भाई तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, यानी कि तुम अपने फीलिंग्स को समझते हो, अपने फीलिंग्स को रेगुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, एंड इफेक्टिवली एक्सप्रेस भी कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है। वेर एज तुम सिर्फ अपने आप से ही अपने ही इमोशंस पर फोकस ना हो, बट दूसरे के इमोशंस को भी तुम समझ पाओ, ठीक है, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके मूवमेंट्स को देख के, उसके आईज को देख के, उसके एक्सप्रेशंस को देख के तुम समझ पाओ कि उसके इमोशंस क्या हैं, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसके इमोशंस को भी डीपली अंडरस्टैंड करो, एम्पैथी होल्ड करो। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ होल। तुमने अपने लाइफ में बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जो कि बहुत ज्यादा एकेडमिकली टैलेंटेड होते हैं, पर लाइफ में वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? बिकॉज उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। ये साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि भाई बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे लेट्स सपोज अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, राइट, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, क्योंकि उनकी इमोशंस जो है वो फैमिली की इमोशंस हो चाहे खुद की इमोशंस हो, उतने अच्छे से नहीं समझ पाते, ठीक है। मैं एज अ होल उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, राइट, बट वो अगर इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो वो ऑलराउंडर नहीं हो पाते, राइट, दैट इज द मेन थिंग। सैलोवी एंड मेयर ने इंटेलिजेंस का डेफिनेशन दिया है, जो मैंने बताया सिर्फ वही लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं है। जैसे आईक्यू को हम लोग इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आईक्यू को मेजर करते हैं, वैसे ही इमोशंस को मेजर करने के लिए हम ईक्यू को मेजर करते हुए देखा जाता है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। इसे तुम देख लोगे तो तुम समझ जाओगे, इट इज नथिंग हार्ड। वंस अगेन मैंने इससे भी सारे बॉक्सेस को एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस इन डिटेल इन द लाइव सेशंस, जो कि तुम लोग प्लेलिस्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो और उसे अच्छे से देख के समझ सकते हो अगर इफ यू हैव मच टाइम। देन स्पेशल एबिलिटीज पे मूव करते हैं एंड एप्टीट्यूड को इन डिटेल समझते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट इज आवर इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, मतलब मेरे अंदर कोई एबिलिटी पहले से है, कोई कैपेसिटी पहले से है नेचुरली, देन दैट इज द एप्टीट्यूड। अब एग्जाम में तुम्हें ये लिखना होगा, ठीक है, कि भाई इट इज अ स्पेशल एबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी, बट या दैट इज अ होल थिंग विच आई जो मैंने बोला वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, नथिंग न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरे एप्टीट्यूड, मैं नेचुरली टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, बट मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में नहीं है, तो इट इज माई पैशन बट माई प्रोफेशन विल बी समथिंग एल्स। बट अगर मैं वही दूसरे नंबर पे बात करूँ कि मेरा टीचिंग में पैशन है, मेरा इंटरेस्ट भी टीचिंग में है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उसमें ट्रेनिंग लूंगी एंड अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करूंगी। दैट इज द वन थिंग दैट कैन बी डन, ठीक है। तो कभी कभार हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता। लेट्स सपोज कोई हो सकता है कोई पर्सन जो कि गिटार बहुत अच्छा बजाता हो, या फिर गाने उसको उसका गला बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा गाना गाता हो, ठीक है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और जॉब को होल्ड करना चाहता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच वी सी, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स वी ऑब्जर्व। नंबर 1 इज व्हाट, कि हमारा इंटरेस्ट है, हमारे अंदर एप्टीट्यूड है, हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। एंड दूसरा चीज होता है ना कि हमारे अंदर इंटरेस्ट है बट हमारे अंदर एप्टीट्यूड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट है कि तुम टीचिंग में जाओ, पर तुम्हारे अंदर टीचिंग का क्वालिटी नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग्स विच वी जनरली ऑब्जर्व। यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है
कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट एंड कुछ होते हैं मल्टीपल। इंडिपेंडेंट वाले एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड वे में या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करते हैं, वेयर एज मल्टीपल वाले जनरली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीएटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा रीड करना है तुम्हें डीएटी को। ठीक है, इट इज नॉट वेरी हार्ड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रीडिंग। यहाँ पे जेएम ओझा जो कि इंडियन एडाप्टेशन किए थे डीएटी को, उसको देख लेना है। नेक्स्ट है हमारी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, ये तो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक होना चाहिए कि भाई क्रिएटिविटी क्या होती है। साइकोलॉजिस्ट का फेवरेट टॉपिक होता है कि भाई क्रिएटिविटी क्या है। ठीक है, बहुत सुनते हैं हम लोग कि भाई क्रिएटिव बनो, राइट। हम लोगों ने सुना होगा कि भाई आजकल के टाइम में जो क्रिएटिव है उसको ज्यादा जॉब मिलेगी, वो ज्यादा सक्सेस हासिल करेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएटिविटी एज अ होल। क्रिएटिविटी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ यूनिक सोच पाता है, दैट इज what creativity is all about। ठीक है, अब ये नया बहुत अलग अलग फील्ड में हो सकता है, जैसे राइटिंग की फील्ड में, डांस की फील्ड में, म्यूजिक की फील्ड में, पोएट्री या फिर साइंस की फील्ड में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कोई पर्सन, जैसे कि क्रिएटिविटी की बात करें तो हम जनरली सोचते हैं कि भाई टैगोर बहुत क्रिएटिव थे, आइंस्टाइन, सीवी रामन, रामानुजन, ये सारे व्यक्ति जो थे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या यूँ बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे, राइट। बट क्रिएटिव ये क्यों थे, क्योंकि उन्होंने नया इन्वेंशन किया था, समाज से अलग उठ के कुछ नया किया था, राइट। दैट इज द इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स कि हम भीड़ के पीछे नहीं भागते, हम कुछ यूनिक, कुछ नया लाते हैं, कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ नए आइडियाज पे काम करते हैं। दैट इज नोन एज क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो फेमस पीपल है ये तो इंटेलिजेंट है ही, बट नॉर्मल पीपल जो है, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल जो है वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं। जैसे वो पॉटरी में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ नया बनाए, कुकिंग में भी अगर तुम कुछ नया इन्वेंट करो दैट इज देन ऑल्सो यू आर क्रिएटिव। ठीक है, इफ यू आर इन्वेंटिंग न्यू आइडियाज देन ऑल्सो यू आर क्रिएटिव। ठीक है, तो एक होती है सेकेंडरी क्रिएटिविटी एंड एक होती है तुम्हारी पहले वाली क्रिएटिविटी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक नया ही इन्वेंशन हो जाता है। ठीक है, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। सो दैट इज ऑल्सो टू टाइप्स यू कैन से ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रिएटिविटी के अंदर, तो हम लोग बात करते हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की, विच इज आवर लास्ट टॉपिक। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो सुनीता एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कैसे है, उसके स्कोर्स बहुत अच्छे आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, हाईएस्ट लाती है अपने स्कोर एग्जाम के। देन वो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को सुनती है अपने टीचर्स की, अच्छे से चीजों को रिस्पॉन्ड करती है एंड एग्जाम में अच्छा लिख के भी आती है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। ठीक है, उसकी लर्निंग, मेमोरी, परसीविंग प्रोसेस वो सब अच्छा है। तो वो क्या है, सुनीता जो है वो इंटेलिजेंट हुई। ठीक है, लेकिन दूसरे हाथ में रीता को देखो, तो रीता जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, पर वो हाईली क्रिएटिव है। इसका मार्क्स जो है वो उतने अच्छे नहीं आते, बट क्रिएटिव कैसे है कि अपनी मम्मी की जब भी हेल्प करती है तो नए नए तरीके से उसकी अपनी मम्मी की हेल्प करती है। ठीक है, उसके हाई ग्रेड्स डेफिनेटली ना हो, पर वो बहुत नई नई चीजों को सीखती है, नए नए वेज अडॉप्ट करती है अपने कामों में, अपने असाइनमेंट्स को नए तरीके से करती है, प्रोजेक्ट्स में नए नए आइडियाज को डेवलप करती है। तो दैट इज द थिंग। सो कोई पर्सन जो है वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो बट एट द सेम टाइम क्रिएटिव ना हो, जैसे कि हमारी सुनीता है एंड रीता जो कि इंटेलिजेंट नहीं है बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी क्रिएटिव। सो दिस टू थिंग्स वी सी इन द इंटेलिजेंस। अब कुछ रिसर्चर्स एंड साइकोलॉजिस्ट ने इस बारे में स्टडी की एंड उन्होंने बताया कि भाई क्या हमारी जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की रिलेशन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब तुम्हें बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होनी चाहिए अगर तुम क्रिएटिव हो तो। यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई जो मैं बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें राइटर बनना है तो यार राइटर्स क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया लिखते हैं। ठीक है, तो जो क्रिएटिव राइटर अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें बेसिक तुम्हारे अंदर बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए तो नो अबाउट बेसिक लैंग्वेज की, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज को यूज कैसे करते हैं। सो बेसिक इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटिव। ठीक है, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है तो तुम क्रिएटिव हो गए एंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। तो इन दोनों का उतना रिलेशन नहीं है। दे आर सिमिलर बट दे आर टोटली डिफरेंट, राइट, ऑन द सेम हैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंशन ओवर हियर। अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की, तो क्रिएटिव टेस्ट जो है वो जनरली पिक्चर्स एंड विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, वेराज इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वहां पे हम क्या देखते हैं कि भाई राइट सोल्यूशन तुम्हें फाइंड करना होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस या यू को क्रिएटिव टेस्ट जो है इसमें हम लोग देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक प्रॉब्लम है उसके कई सारे सोल्यूशंस तुम लोग ढूंढ के निकाल सकते हो, वेराज इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है ना कि एक राइट आंसर होता है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में जैसे तुम लोगों ने करते होगे तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ही राइट होगा, तो दैट इज योर इंटेलिजेंस टेस्ट। एक तरीके से हम एग्जाम्पल ले दो। एंड क्रिएटिविटी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे आंसर्स तुम्हारे चल सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के आंसर्स राइट होने चाहिए बट बहुत तरीके के आंसर्स, तो दैट इज योर क्रिएटिविटी। ओके,
So this is all about our creativity and intelligence, ठीक है? And with this we have actually completed our whole chapter. I hope everything is crystal clear to everyone, ठीक है? मैं बोलूँगी कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो वीडियो को वापस से देखने की कोशिश करना, बिकॉज आई थिंक कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आई थिंक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग नाइसली. अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा एंड सभी चीज़ें समझ में आई तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो अगेन कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ये नोट्स जो है वो तुम्हें मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से. मेन पेज पे तुम जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें दोनों जगह से तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. सो डेफिनेटली डू ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर नोट्स एंड फर्दर अपडेट्स रिलेटेड टू द चैनल, ठीक है? टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में. बाय.